Good morning, students. Today we will start chapter 1 of history for class 9th, and chapter name is the French Revolution. Let's start the chapter. First is introduction. Introduction start with a event that happened on 14 July 1789. तो जो शुरुआत हुई घटना की वो 14 जुलाई 1789 को हुई, जिसको माना जाता है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है वो इसी एक घटना से मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट हैपेंड एंड हाउ, कि ये घटना क्या थी और कैसे हुई। तो इसमें एक राजा है, सबसे पहले राजा देख लेते हैं हम लोग। लुइस 16 द किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 16 जो कि फ्रांस के राजा थे, ऑर्डर्ड हिज ट्रूप, वो अपनी सेना के एक टुकड़ी को आदेश देते हैं टू मूव पेरिस, कि पेरिस की तरफ वो लोग मूव करें। पेरिस में कहाँ एक उनका फोर्ट होता था, बास्टल फोर्ट, वहाँ पर उन्होंने जाने के उनको ऑर्डर दिए कि आपको वहाँ पहुँचना है। अब क्या हुआ आगे सिचुएशन में देखिए। बट द पीपल ऑफ पेरिस परज्यूम दैट सोल्जर्स केम देयर टू फ्राइटन देम। अब वहाँ के लोगों ने, जो पेरिस के लोग थे, उन्होंने क्या प्रिज्यूम किया, क्या इंटरप्रेट किया, उन्होंने सोचा कि भाई सोल्जर्स जो यहाँ पर आए हैं वो उन्होंने डराने धमकाने के लिए आए हैं। लेकिन बात कुछ और थी, वो हम आगे बताएंगे कि किस लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। अराउंड 7,000 पर्सन गैदर देयर। अब इसी बात, जब ये ह्यूमर फैला पूरे के पूरे पेरिस के अंदर, तो 7,000 पर्सन जो हैं, लोग जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो गए, एक पूरा क्राउड बन गया 7,000 लोगों का। दे थॉट दैट दे हैड टू फाइट विथ ट्रूप्स, और उन्होंने सोचा कि अब उन्हें ट्रूप्स के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है। सो पीपल अटैक मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग टू गेट आर्नामेंट्स। अब क्या करना पड़ा उन्हें अब बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो वहाँ पर बनी हुई थी उन पर हमले करने शुरू कर दिए। किस लिए? कि वहाँ से उन्हें शायद कोई वेपन मिल जाए, कोई आर्मामेंट्स मिल जाए, जिससे कि वो लड़ाई लड़ें। आफ्टर दैट, और इसके बाद क्या हुआ, दे अटैक्ड ऑन बास्टर फोर्ट। उसके बाद उन्होंने बास्टर फोर्ट जो था उस पर भी हमला कर दिया। अब बास्टर फोर्ट पर हमला करने के बाद वहाँ पर जो 7 प्रिजनर थे, देयर वर 7 प्रिजनर, जो कि लोगों ने उन्हें रिलीज़ करवा लिया, छुड़वा दिया, और उसके बाद जो फोर्ट का कमांडर था उसे मार दिया। अब किंग लुइस 16 को जब ये सारी घटना का पता चला, तो उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि सिचुएशन को संभालो, भाई ये सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू कंट्रोल द सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो सीधा सेना और लोगों के बीच में क्या होने लगे, दंगे होने लगे। मैनी राइट्स हैपेंड ऑल ओवर इन फ्रांस, और फ्रांस में बहुत सारे दंगे देखने को मिले। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फोर्ट्रेस बास्टिल वॉज डिमोलिश। अब इस किले को डिमोलिश करने का, नष्ट करने का क्या रीज़न था, यानी कि क्यों करा लोगों ने ऐसा। तो देखो, बास्टिल फोर्ट वॉज ए सिंबल ऑफ डेस्पोटिक मोनार्क। ये जो बास्टिल फोर्ट था ये राजा के निरंकुश शासन को दिखा रहा था। ठीक है। सो दे डिमोलिश बास्टिल फोर्ट टू शो देयर एंगर विद किंग लुइस 16। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस किले को ही क्या करना शुरू कर दिया, तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम लुइस 16 से कितना गुस्सा है, हमें उन पर कितना एंगर आ रहा है, कितना हम लोग उनसे क्रोधित हैं। और उसके बाद भी सिचुएशन वहाँ कम नहीं हुई। ऑल द मटेरियल इवन ब्रिक्स वर सोल्ड इन द मार्केट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस किले को तो तोड़ा ही, उस किले को तोड़ने के बाद जो भी मटेरियल वहाँ से मिला, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो डेस्क हो, चाहे वहाँ से कोई भी सामान हो, इवन ईंटों तक, डिमोलिश करने के बाद, किले को तोड़ने के बाद जो उनकी ईंटें थी उसको भी मार्केट में सोल्ड किया गया, बेचा गया, और लोगों ने उसे खरीदा भी। किस लिए खरीदा? पीपल बोट ऑल दिस थिंग एज ए सोवेनियर। लोगों ने उसे एक यादगार की तरह संभाल लिया, यानी कि ये याद करने के लिए कि किसी टाइम पर लोग जो हैं वो लुइस 16 से इतना गुस्सा थे कि उसके उस किले को ही उन्होंने उसे छीन लिया, तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद यादगार की तरह उन चीज़ों को संभाल के भी रखा। तो ये पूरी घटना थी 14 जुलाई 1789 की। अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट में फ्रेंच सोसाइटी किस तरह की बनी हुई थी, यानी कि उनका जो कैटेगराइज किया हुआ था वो किन तरह से किया हुआ था। तो ये कैटेगरीज देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा लुइस 16 को देख लेते हैं।
लुई 16 मेड किंग एट द अर्ली एज ऑफ 20। 20 साल की प्रारंभिक एज में यानी कि स्टार्टिंग में ही जब जो छोटी सी उम्र का था तभी उन्हें राजा बना दिया गया। कब? 74 में उन्हें राजा बना दिया गया, जो किससे बिलोंग करते थे? बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि बर्बन राजवंश से वो संबंधित थे। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, तो ये ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उससे शादी करते हैं। मैरी एंटोनेट उनका नाम था, उससे उन्होंने मैरिज की। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रही मैं यहाँ पर, ऑस्ट्रिया कह रही हूँ। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ये। अपॉन हिज असेशन ही फाउंड हिज एम्प्टी ट्रेजरी, और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो इन्हें ये बात भी साफ पता चल गई कि इनकी जो ट्रेजरी है, जो इनका खजाना है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है, एम्प्टी है वो। अब इसको फिल करने के लिए भी आगे वो कुछ कदम उठाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम चलते हैं सोसाइटी कैसे बनी हुई थी। तो फ्यूडल सोसाइटी थी उस समय पर, यानी कि जागीरदारी प्रथा थी। और ये जो ओल्डिज्म है ये बिफोर 1789 देखने को मिला, यानी कि 1789 से पहले इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली। फर्स्ट स्टेट में आते थे कलर्जी। कलर्जी जो होते थे यानी कि पादरी लोग, जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर पुरोहित जो होता है उसको सबसे बड़ा स्थान मिलता है, उसको सारे प्रिविलेजेस पुराने टाइम से ही मिले हुए थे। उसी तरह इनकी सोसाइटी में जो कलर्जी था, जो पादरी था किले का, जो चर्च से बिलोंग करते थे पादरी, उन्हें जन्म से ही सारे अधिकार मिल जाते थे। नोबिलिटी यानी कि कुलीन तंत्र, जो ये कुलीन वर्ग के लोग थे, ये राजाओं के द्वारा राजघराने में शादी विवाह के द्वारा अपने संबंध स्थापित करते थे और उससे ये लोग नोबिलिटी में आ जाते थे। एजम्पशन फॉर पेइंग टैक्स, और इन्हें टैक्स जो है वो पे करने में छूट मिली हुई थी। इन दोनों ही फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बर्थ बेसिस पर प्रिविलेज भी मिली हुई थी, एज वेल एज उन्हें टैक्स भी पे नहीं करने पड़ते थे। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेट को। थर्ड स्टेट में जो लोग शामिल थे वो थे गरीब तबके के लोग, जिसमें पीजेंट भी आते हैं, मर्चेंट भी आते हैं, लेबरर्स भी आते हैं। ये थर्ड स्टेट में शामिल थे। अब इन्हें क्या था, इन्हें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला था। सारे के सारे जो टैक्स पे करने होते थे वो इसी एक स्टेट को करने होते थे, एज वेल एज उन्हें किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन में नहीं लिया जाता था। गवर्नमेंट बनाने का कोई डिसीजन के अंदर उन्हें पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनके ऊपर चीज़ों को लाद दिया जाता था। तो थर्ड स्टेट जो है वो काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रहे थे, और यही कारण है जो आगे आने वाले टाइम में रिवोल्यूशन जो है उसमें थर्ड स्टेट पार्टिसिपेट करता है। उसके रीज़न क्या क्या रहे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम दो तरह के टैक्सेस को देख लेते हैं। टाइथ वो टैक्स होता है जो 1/10 पर लगाया जाता है, 1/10 ऑफ एनुअल अर्निंग। किसी की जो एनुअल अर्निंग होती है उसका 10वां हिस्सा जो है वो चर्च जो है अपने पास ले लेता था, ठीक है। और एक होता था टाइल, ये होता था टैक्स जिसे कि डायरेक्टली स्टेट जो है वो लेता था। तो ये दो टैक्स तो जो है हर एक थर्ड स्टेट में रहने वाले व्यक्ति को देने पड़ते थे। तो इस तरह के टैक्स लगने के बाद उनकी खुद की इनकम नहीं बच पाती थी। तो यही कारण है रिवोल्यूशन होने का। कहीं ना कहीं ये टैक्सेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर थोप दिए गए, उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है इन लोगों को होने लगी थी, और ये रीज़न बना था रिवोल्यूशन का। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें रिवोल्यूशन में एक मेन जो पॉइंट था वो यही था कि थर्ड स्टेट से बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे थे। तो आगे क्या हुआ तो हम उसमें पढ़ेंगे रीजन्स फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, कि ट्रेजरी जो खाली हुई उसके रीजन्स क्या क्या थे, ठीक है। अभी आपको आपका होमवर्क ये है कि आपको यहाँ तक जितना मैंने करवाया हुआ है, जो समझाया है, जो एक्सप्लेन किया है, वहाँ तक आपको अपने इस चैप्टर के नोट्स को प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला जो है पार्ट उसे करेंगे। थैंक्स।